मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रीसा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। हमारा ऐप मार्केट में लॉन्च हो चुका है प्रीसा आईएएस नाम से। आप उसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और उसमें तमाम चीज़ें जो फ्री में उपलब्ध है उसका फ़ायदा उठाइए। एक आईएएस अधिकारी के द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है जो मैं खुद हूँ, और हमारे पास वेरियस टाइप के कोर्स मॉड्यूल है। आप उस ऐप पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए प्रीसा आईएएस नाम से, और जो चीज़ें फ्री में वहाँ उपलब्ध है उसका आप फ्री में आनंद लीजिए और उसकी क्वालिटी को देख के आप खुद जज करिए कि हम क्या हैं और क्या चीज़ नहीं है। 3 कोर्सेज इस समय बड़े हाइप पे हैं। एक तो हिंदू अखबार का एनालिसिस और उसका प्रयोग। दूसरा टेस्ट सीरीज़ हम लाए हुए हैं यूपीएससी के लिए। 14 तारीख को पहला टेस्ट सीरीज 1 है। 20 टेस्ट सीरीज होगा, सीसेट और सीसेट का 10 और जीएस का 20, 30 टोटल टेस्ट सीरीज होगा वीकली। 14 को स्टार्ट कर रहे हैं। फीस मात्र 2000 रुपये है, 1 टाइम। और ये हिंदू अखबार का एनालिसिस आप 750 रुपये प्रति माह सब्सक्रिप्शन पे ले सकते हैं, जिसमें 350 रुपये का जो अखबार का खर्चा वो बच जाएगा, तो आपको देना पड़ेगा मात्र 400 रुपये। और आपका टाइम जितना ख़राब होता है और पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने कोचिंग में देखा है तमाम कि पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया लेकिन उसका यूज कैसे और कब कहाँ करें ये पता नहीं चलता आपको। तो आप 2-3 घंटे भी लगाएंगे तब भी आप वो चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जो मैं आधे घंटे में आपका काम करा दूंगा। और ये जस्ट एक्सपीरियंस है, ब्यूरोक्रेसी में होने का फ़ायदा है, और हर आदमी का अपना अपना एक एट्रीब्यूट्स है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आते हैं अखबार पे कि कैसे उसे पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। जो मैं कल भी बोल रहा था, मैं जस्ट रिपीट कर देना चाहता हूँ कि कितना पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। आइए, वेलकम। और कैसे उसका इस्तेमाल हो। तो इस देश की सबसे बड़ी कोचिंग जिसको सारी दुनिया जानती है, दिल्ली की, उसका मैंने देखा तो उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई ये टॉपिक रिलेवेंस है और उसको जो है आप कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन कनेक्ट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं बताया। तो उन्होंने पढ़ाया अच्छा था, लेकिन उसकी यूटिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया गया। उस पर कोई लेक्चर में कोई कंटेंट नहीं था। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि कल के अखबार, परसों के अखबार में वो मैंने एनालिसिस किया और उसमें से 7 क्वेश्चन जो है प्री का हमने बना दिया, और 7 क्वेश्चन अलग अलग है। एक जीएस पॉलिटी पे है, तो कोई इकोनॉमिक्स पे है, तो कोई फॉरेन पे है, कोई डिफेंस पे है। तो ये हर आदमी की अपनी अलग अलग एक कला है, जो कला ये चीज़ हम में है कि उसको यूज कैसे करेंगे, तो हम वो बाद में दिखाएंगे। पहले सीधे सीधे आते हैं अखबार के ऊपर, द हिंदू। ये अखबार है आपका कल का। ये लिखा 3 है लेकिन है 4 का ये। तो ये देखिए कि पहला जो न्यूज़ था कि नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर। अब इसको हमने पढ़ लिया है, आप सिर्फ हमारी बात सुन लें, अलग से पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आधे घंटे हमारे साथ रहें और मैं जो बता रहा हूँ उसको कहीं पॉइंट में लिख लीजिए। तो इसमें जो पहला न्यूज़ था इसमें कि नो नीड फॉर एक्स्ट्रा कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट। इसमें एक चीज़ बहुत काम की है, वाइकेरियसली। इसका मतलब समझ लीजिए, एक शब्द है ये लॉ का शब्द है। इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्वपूर्ण। मतलब आप मालिक हैं और आपके घर में या ऑफिस में कोई नौकर काम कर रहा है, तो नौकर या ड्राइवर आप रखें या गाड़ी चला रहा है, तो अगर वो गलती करता है तो आपको भी उसके साथ साथ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा।
तो वाइकेरियस का मतलब क्या हुआ कि जिस गतिविधि में उसका सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक या मालिक अपने अधीनस्थ या नौकर के वजह से की गलती करता है, तो उस गलती की कुछ न कुछ आंशिक जिम्मेदारी आप पे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये जो दिया है, ये क्या नाम है, जो आजम खान सपा गवर्नमेंट में थे, उन्होंने कुछ कुछ बोला था किसी रेप केस के बारे में, उस पे है। तो ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि मिनिस्टर के द्वारा, ये स्टेटमेंट बाय ए मिनिस्टर कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड वाइकेरियसली टू गवर्नमेंट। माने गवर्नमेंट का किसी मंत्री ने कुछ भी बोला तो उसके लिए वाइकेरियस लाइबिलिटी उसका सीएम या पीएम नहीं हो सकता। क्लियर है? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सदन जो है वो मंत्री के प्रति या मंत्री सदन के प्रति इंडिविजुअली जो है जिम्मेदार नहीं होता है, वो कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है। ये उसका रीजन भी दिया है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, स्टेट का केस ले लीजिए या सेंटर का, वो सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि प्रधानमंत्री के प्रति या अपने प्रति या मंत्री अपने काम के प्रति। तो इसीलिए ये डिसीजन क्लियर कर दिया है कि अगर हमारा मंत्री कुछ बोलता है तो पीएम या सीएम स्टेट के केस में वो जिम्मेदार नहीं होंगे। ये ऐसा डिसीजन आया है। इसमें इससे ज़्यादा जानने की कुछ है नहीं, बस पूरी कहानी है। और क्या जानना है आपको मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तय कर दिया है कि मंत्रियों के द्वारा किए गए आचरण के लिए सरकार का हेड प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये हो सकता है प्री में क्वेश्चन बन जाए कि क्या किसी मंत्री के गलती की वजह से या उसके कृत्य के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। फिर पहला ऑप्शन देगा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वाइकेरियसली कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड वाइकेरियसली, क्लियर लिखा है। क्लियर है? अब आगे चलिए, जो दूसरा टॉपिक है इसमें वो बड़ा मज़ेदार है। अब देखिए, इसमें इतने सारे 32 पन्ने 28 पन्ने होते हैं, ये सब बेकार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछिएगा मैं कैसे बता देता हूँ कि ये ज़रूरत है या नहीं है। वो जस्ट एक्सपीरियंस और इस फील्ड में रहने का फ़ायदा है। ये बिल्कुल बेकार है, कुछ मतलब का नहीं है। मतलब का मतलब आपके एग्ज़ाम के मतलब का नहीं है। वैसे तो समाज के लिए और आपको जानने के लिए है, लेकिन आप क्या जानेंगे, कितना जानेंगे, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। और उसका एग्ज़ाम में रिलेवेंट क्या है, कैसे, ये मैंने बताया। तो ये नहीं चाहिए हमको, ये भी नहीं चाहिए। ऐसे न्यूज़ बहुत आते हैं। हरासमेंट एलिगेशन, ये भी बेकार है मैंने एग्ज़ाम के हिसाब से, ये भी बेकार है। चेंजिंग एड्रेस ऑन आधार, ये बहुत पहले का है। अब सरकार मैंने दफ्तर ने ऐसे दिया है इसको, ये सुविधा पहले से। खैर एनीवे, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। फैमिली बिट्स, ये भी काम का नहीं है। आगे चलिए। आप डिमांड्स बेकार, डेंस फॉग बेकार, स्टॉप सेमिंग बिकनिंग बेकार, अनक्लियर से भी बेकार। अब आपको ले चलते हैं सीधे सीधे काम की चीज़ पे। काम की चीज़ इसमें क्या है वो बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, इस न्यूज़ को देखिए, पेज नंबर 16 पे है, और ये सबसे भयंकर न्यूज़ है आपके लिए। बहुत काम का न्यूज़ है ये। इंडिया सेड टू आई $17 बिलियन कट इन फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी एस्टमेंट। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार ने कर्टेल किया है, यूरिया खाद जो देते हैं उस पर। और इसमें ये क्लियर दिया हुआ है, आप इसको ठीक से समझ लीजिए। इसमें जो काम की चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट पे लगाम लगाने के लिए, वित्तीय घाटे पे। वित्तीय घाटा क्या होता है ये मैंने पढ़ाया भी होगा, नहीं याद है तो ये शब्द को समझ लीजिए। वित्तीय घाटा का मतलब ये होता है कि सरकार की आमदनी और खर्च के का डिफरेंस। बस इतना ध्यान रखिए, आपको याद रहेगा।
सरकार की टोटल आमदनी माइनस टोटल खर्चा। उस खर्चे में ध्यान दीजिएगा कि बैंक के द्वारा लिए गए लोन पे जो ब्याज जाता है वो शामिल नहीं होता। अगर उसको शामिल करके घटाएंगे तो वो हो जाएगा राजकोषीय घाटा। वित्तीय घाटे के बजाय राजकोषीय घाटा हो गया। और इसी फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड एक टर्म हो जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब आपने प्लान किया कि हमें इतना रेवेन्यू मिलेगा 100 करोड़ और 80 करोड़ मिला तो 20 करोड़ राजस्व घाटा है। तो राजस्व घाटा क्या है कि जो आपने टारगेटेड किया कि हमारी कंपनी 2500 करोड़ रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और उसके जगह पे 2000 ही करोड़ कर पाई तो 5000 करोड़ का घाटा जो है राजस्व घाटा कहलाता है। क्लियर है कि आपने जो टारगेट किया उतना नहीं मिला। और वित्तीय घाटा क्या है कि आपके घर की, आपके कोचिंग की टोटल आमदनी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज वित्तीय घाटा। और उस टोटल आमदनी माइनस एक्सपेंडिचर प्लस इंटरेस्ट, तो वो क्या हो गया राजकोषीय घाटा। तो इसमें ये न्यूज़ बहुत काम की है, इसको मैं एलाबोरेट करता हूँ कि ये बड़ा मज़ेदार न्यूज़ है। खुलेगा कहाँ से यार? अच्छा ये इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा ये, हाँ खुल गया। अब इसको आपको हम ठीक से बताएंगे क्योंकि ये बहुत काम का है। इसका इस्तेमाल आप इकोनॉमिक्स में करेंगे, प्री में करेंगे और पॉलिटी से लिंक हो जाएगा। ये ऐसे में ज़रूरत पड़ेगी इसको, डाटा को। तो ये देखिए इसमें जो इंडिया एम्स टू कट स्पेंडिंग ऑन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी टू 3.67 ट्रिलियन इन द फिस्कल ईयर फ्रॉम अप्रैल, ये 26% कट फ्रॉम दिस ईयर। देखिए ये भैया इसका इस्तेमाल बहुत जगह करना पड़ेगा आपको, जो मैंने बताया। तो फिस्कल ईयर फ्रॉम अप्रैल जो आ रहा है उस पर एम की है सरकार की 26% कट जो है इस साल से टू गवर्नमेंट ऑफिशियल सेट। अच्छा वो तो सरकार ने जो कहा है ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अब ये देखिए फूड एंड स्टरलाइज सब्सिडीज अलोन अकाउंट फॉर अबाउट 1/8। क्वेश्चन बनेगा ये कि फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है, सिर्फ ये दो जो है मिला करके इंडिया की टोटल बजट स्पेंडिंग का 1/8, जिसका वैल्यू होती है 39.45 ट्रिलियन, ये याद रखिएगा। बट रिडक्शन इन फूड सब्सिडी इन पर्टिकुलर में प्रूव पॉलिटिकली सेंसिटिव और अलग चीज़ है। और ये सरकार ने प्लान किया है इस साल से इतना कर्टेल करने का। ये बजट जो है एक्सपेक्ट बजट 2.3 ट्रिलियन फॉर फूड सब्सिडी इन द कमिंग फिस्कल ईयर कंपेयर्ड विथ 2.7 ट्रिलियन ऑफ द करंट ईयर। अभी 2.7 ट्रिलियन है, उसको 2.3 पे ला रही है। किसको? फूड सब्सिडी को। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, ये बड़े काम का डाटा है। उसी तरीके से स्पेंडिंग ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.4 ट्रिलियन according to one of the official and a third official that compare with almost 2.3 ट्रिलियन। इसको, इसमें डाटा जो दिया है ये बहुत काम का है और ऐसा सरकार प्लान कर रही है करने का। आगे बढ़िए इसमें। A large part of the saving will come from the end of COVID-19 era free food scheme। ये सब जो खत्म कुछ किया है सरकार ने, which will be replaced with a lower spending program. The first two officials said that government is eager to rein its fiscal deficit, which is targeted at 6.4% of GDP for the current fiscal year, जो अभी 22-23 चल रहा है उस पर। तो ये बड़ा काम का है, इसको ध्यान रखिए। दूसरा, इस न्यूज के साथ अब इसमें जो काम का न्यूज है वो मैं बताता हूँ। दूसरा ये देखिए, प्रिवेंटिंग एनिमल क्रुएल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये क्वेश्चन प्री में बन सकता है। 1960 का जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल PCA के एक्ट 1960, उसके तहत क्या दिया है कि आप कुत्ते बिल्ली जानवरों को भी नहीं मारेंगे। अगर आप मारेंगे तो 3 से 6 महीने की जेल हो सकती है।
ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आपको 3 से 6 महीने की जेल अथवा अर्थदंड अथवा दोनों। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट जो है ये क्लियर कहता है, और मजे की बात सोचिए, इसको ठीक से समझिएगा। ये कह रहा है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, स्टेट की। ठीक है। तीसरा चीज इसमें दिया है कि आपका जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार दिया है, देखिए अब कहाँ से घटना ये चली गई अब पॉलिटी में। ये बेसिकली एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बनता है ये। तो उसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21, जिसके तहत डिग्निटी पूर्ण जीने का अधिकार की बात हम लोग करते हैं, उसमें पशुओं को मारने वाला व्यक्ति या चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति के कृत्यों की वजह से आपका मौलिक अधिकार बाधित होता है, क्योंकि आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि आपको जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी है वो डिग्निफाइड है, और डिग्निफाइड के साथ साथ ऐसा 5, 6, 8, 10 पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐड किया है कि जीने के अधिकार में प्राइवेसी का, शेल्टर का, दवा का, एनवायरनमेंट का, पॉल्यूशन फ्री, ये सब दिया हुआ है। अब जब हम जीने का अधिकार की बात करते हैं तो मेरी जो सर्कमस्टांसेज है, मेरा जो एनवायरनमेंट है, मैं इस घर में रहता हूँ और मेरे बगल में तमाम पड़ोसी लोग रह रहे हैं, तो मुझे इस एनवायरनमेंट में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। और इस एनवायरनमेंट को, इस परिवेश को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो वो व्यक्ति के खिलाफ मैं मौलिक अधिकार के हनन में मुकदमा, रिट पिटीशन दायर कर सकता हूँ। ये पता है, पहले ही पता चल गया कि एनवायरनमेंट क्या है। उस एनवायरनमेंट में अगर कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे घर के बाहर आके चिल्ला रहा है ना, अनावश्यक रूप से बाजा बजा रहा है, साउंड सिस्टम खोले हुए है, तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा ना। तो समझिए, तो उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना मेरी सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी और सब दूसरों की भी। अब देखिए इसमें समझिए कैच कहाँ है। जानवरों का मौलिक अधिकार स्पष्टता नहीं होता, मानव का होता है, मनुष्य का। जानवरों के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है, लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी डॉग को या किसी को हिट करता है और ये भौंकने लगता है तो मेरी आज़ादी में खलल पड़ती है। क्लियर है? और उस खलल की वजह से मैं कुत्ते के खिलाफ नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा, रिट पिटीशन दायर कर सकता हूँ। समझ गए? तो ये उसी पे डिसीजन है कि जीने का अधिकार में डिग्निफाइड और लिबर्टी और गरिमापूर्ण है, ऐसा परिवेश क्रिएट कोई ना करे जिसकी वजह से मेरा मौलिक अधिकार में हनन हो। तो कुत्ते को पीटना या कुत्ते को या किसी जानवर को मारना और उसकी वजह से वो चिल्ला रहा है और हमें दिक्कत हो रही है, तो मैं उस व्यक्ति के खिलाफ जा सकता हूँ। क्लियर है? कुत्ते के खिलाफ नहीं जाइएगा। तो अगर हम इस बात को इनडायरेक्टली कहें कि जानवरों का भी मौलिक अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कैसे? ऐसे क्लियर है? तो ये उसी से रिलेटेड था। तो आप इतना याद रखिए, ऑप्शन में हो सकता है मौलिक अधिकार में 21 का है कि मानव और पशु दोनों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, नहीं, एक को है। फिर दूसरा ऑप्शन देगा कि क्या पशुओं को किसी न किसी रूप में मौलिक अधिकार प्राप्त है? अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि मारने वाले के खिलाफ आप जा सकते हैं। तो ये है जिस्ट। इतना इस न्यूज को अगर आप नहीं देखते तो ये ना हम पढ़ा पाते हैं, ना आपको अपने आप समझ में आता। तो ये चीज़ है इस न्यूज में जो काम का है। अब आप कह सकते हैं कि डिग्निफाइड में
लाइफ टू लिबर्टी जो 21 का है, वो उसमें जो है सम्मानपूर्वक और परिस्थिति को, पर्यावरण को ऐसे सुरक्षित रखना जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो। तो कुत्ते को मारना मारने वाले के खिलाफ। चलिए इसको यहाँ हम, इसमें ये है, ये हो गया, बिजनेस में आइए। अच्छा ये तो हो गया था। अगला जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, रीजनल में था क्या? हाँ, और बहुत लंबा हो जाएगा। ये बेकार है। अब आइए, ये है फ्रेंडली नेबरहुड ऑन इंडिया मालदीव बाइलेटरल रिलेशन। ये आर्टिकल बहुत काम का है क्योंकि सिलेबस में इंडिया और उसके पड़ोसियों के साथ संबंध पे जिक्र किया हुआ है। तो ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया को किसी के साथ जो है, वहाँ जो कन्फ्लिक्ट है वो किसी के साथ नहीं जाना है, और अपना बैलेंस कैसे बना के रखना है, और उस बैलेंस को कैसे जो है अपने फेवर में यूज करना है, वो आर्टिकल ज़रूरी है। आप उसको डिटेल में पढ़िएगा। उसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, यही है कि उसके आंतरिक मामले में अपने को नहीं पढ़ना है, और उसको जो है अपने इंटरनल मामले को अपने आप निपटाने की आज़ादी दिया हुआ है। ये जल्लू पट्टू वाला वही है जो हम बता रहे थे। हाँ ये है, डिफेंस से आ गया। डिफेंस जो आपके GS3 में है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी आएगा क्वेश्चन इस पे पक्का। इट इज़ क्रूशियल फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस मल्टी डोमेन ऑपरेशन। नया शब्द है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन। इसमें आपको मैं ब्रीफ में इसको बता देता हूँ। इसमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि जब भी कहीं से खतरा हो युद्ध का, तो कैसे आप यूज करिएगा मल्टी डोमेन ऑपरेशन को। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा कि व्हाट इज मल्टी डोमेन ऑपरेशन। इसमें कुछ नहीं करना है, एयरफोर्स है अपने पास, आर्मी है जमीन वाली, और तीसरा क्या है, नेवी है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन सरकार इस पे प्रेशर इसलिए दे रही है कि तीनों जो है पहले तो इकट्ठे कोऑर्डिनेट हों अपने घर में। ये हो गया CCC, कंट्रोल कमांड एंड कंस्ट्रक्शन। अब जब ये तीनों कैसे काम करेंगे, तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन में ये बताया गया है कि जब कभी दूसरे देश से लड़ाई छिड़ेगी तो हमारी नेवी कहाँ होती है, पानी के अंदर। ये पानी हो गया, ये किनारा है तो यहाँ कौन होता है, आर्मी, और ये हो गया नेवी पानी में, और इसके ऊपर कौन रहता है, एयरफोर्स। तो मल्टी डोमेन ऑपरेशन ये कहता है कि एयरफोर्स का जो विमान है वो दुश्मनों के एरिया का ताक झांक करके रडार से हमें इंफॉर्मेशन देगा कमांड सेंटर को। कमांड कंट्रोल कंस्ट्रक्शन, CCC याद रखिएगा, कमांड कंट्रोल कंस्ट्रक्शन यूनिट होती है जहाँ पे ज्वाइंटली कंट्रोल रूम बना होता है। तो ये सूचना देगा इसको, क्लियर है। अब जब इस कंट्रोल रूम को सूचना देगा तो ये कहेगा कि भाई तुम आर्मी वाले जो कोस्ट पे बैठे हुए हो अपना मिसाइल टारगेट करो, और नेवी वाला बताएगा कि किस डायरेक्शन में है।
तो तीनों मिल के एक साथ ऑपरेशन करेंगे। आर्मी वाला कोस्टल से, समुद्र के किनारे से, तो ये नहीं कहेगा कि भाई वो तो समुद्र के अंदर है, नौसेना जाने उसको करने दो। और एयरफोर्स ये नहीं कहेगा कि हम क्यों बताएं कि भैया कहाँ पे उसका बेड़ा है। और अभी तक ये प्रॉब्लम आ रही है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कंस्ट्रक्शन की कंसेप्ट को अभी तक बड़े लूजली, बहुत ही मैंने कैजुअली डिफाइन किया गया है, प्रैक्टिकली नहीं हो पाया है। तो वही कह रहा है कि पेंगोंग टीएसओ की बात कर रहा है। इफ द ब्रॉल एट पेंगोंग टीएसओ, पेंगोंग वही जम्मू कश्मीर में जो है चाइना बॉर्डर पे, गलवान एंड यंगस्टी एंड द थर्स्ट रिक्वायर्ड towards MDO or yardstick to go by a strategic mind have a plateful of imperatives of address। तो ये दिखाया है। तो आपको 2 मिनट में समझ में आ गया कि MDO क्या है और कैसे काम करता है। अब आप इसे भूल नहीं पाएंगे। तो ये 4-5 चीज़ें जो है आपके न्यूज़ में ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये 4 तारीख के न्यूज़ में था। हम एक दिन पीछे चलते हैं क्योंकि हमें भी तैयारी करनी पड़ती है ना, थोड़ा पढ़ना पड़ता है अखबार, तभी तो आपको बताएंगे। तो ये जो 3-4 चीज़ें जो हमने बताई वो बड़े काम की है। और उससे ज़्यादा काम की चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये देखिए, ये परसों के अखबार, कुछ कल का भी है, उसमें से देखते देखते 31 नंबर से लेकर के 35 नंबर, यानी 6 हो गया ना, नहीं 7 हो गया। ये देखिए 35 मतलब 7 सवाल आपको हमने बताया कि प्री के लेवल का कैसे कल के अखबार से उठाया गया है। तो अब आप देख लीजिए, अब ऐसे पढ़ाने वाला मिले आपको और आपको अपने आप पढ़ने वाला ऐसा मिले, तब तो मज़ा आएगा इस पढ़ाई का। अब आप न्यूज़ पढ़ लिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि क्या उसमें जिस्ट था। तो आपको मैं 1-2 दिखा देता हूँ कि आधे घंटे का हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है। जो ये देखिए, वो डेफिसिट वाला सवाल आ गया। फिजिकल डेफिसिट आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो दूसरी बात है। बहरहाल प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम लोगों को पता होता है कि इट इज ए फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोइंग। तो ये एक क्वेश्चन बन गया इस टाइप से, पहला। दूसरा सवाल देखिए जो हमने अखबार से उठाया है, और अखबार की महत्ता यूटिलिटी कितनी है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मेंस प्री और इंटरव्यू में आएंगे। ये देखिए, वेदर रेस्ट्रिक्टिंग एनीबॉडी टू इंटर अलोंग विथ फूड आइटम इन सिनेमा हॉल इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये भी कहीं न्यूज में था हिंदू में, तो उस पर डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सिनेमा घर जो है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आपने जो है टिकट लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके सिनेमा घर को खरीद लिया है। आप 3 घंटे एक सीट पे बैठने का आपको अधिकार है। तो आप जो है फूड आइटम लेके सिनेमा घर में अगर वो रोक रहा है तो नहीं जा सकते, और आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। तो वो जो क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता का अधिकार या घूमने फिरने वाली जो बात है, उसमें एब्सोल्यूटनेस नहीं है, संपूर्णता नहीं है, बल्कि सापेक्षिकता है, रिलेटिविटी है। तो अगर वो आपको मना करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, तो भाई आप जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट का उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये डिसीजन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमने बनाया है कि उसी से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी अलोन अकाउंट फॉर 1/8 ऑफ द इंडियाज टोटल बजट। लेटेस्ट है 1/8। दीज आर गोइंग टू कर्टेल फ्रॉम इतना टू इतना, जो हमने पहले बता दिया। अब ये 4 स्टेटमेंट के बाद आपका जो है ऑप्शन है। उसके बाद ये इंडिया हैज़ बिगन टू जनरेट ग्रीन, है ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये उसमें उस समय ध्यान से हट छूट गया है, लेकिन इस बहाने कैप्चर हो गया
ये कह रहा है कि इंडिया जो है जनरेट ग्रीन हाइड्रोजन। ये क्या होता है, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के केमिकल रिएक्शन कराने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, पानी होता है। तो सरकार जो है फॉसिल्स एनर्जी जो लिमिटेड है, कोयला वगैरह, उसके बजाय ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन पे जा रही है। तो उसी के संदर्भ में है ये क्वेश्चन कि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग नॉन फॉसिल एनर्जी, मतलब गैर जीवाश्म ऊर्जा जिसको कहते हैं, कोयला वैला से जो पानी वानी से चलती थी बिजली, उसके अलावा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030। ये याद रखिएगा, ये कहीं आप नोट कर लो डाटा कि 500 गीगावाट तक जो है हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी जो है देश में उत्पन्न करने के लिए, जनरेट करने की प्लानिंग है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें काम का है। उसके बाद कह रहा है टू मेक इंडिया एज ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी 4-5 किस्म का होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की हम बात कर रहे थे, उसमें केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, कंबर्सन नहीं होता, जलाते नहीं है जैसे बाकी कोयला जलता है। ऊर्जा जो पैदा होती है वो कंबर्सन से नहीं होती बल्कि केमिकल रिएक्शन से होती है इस ग्रीन हाइड्रोजन में। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि बिजली हाइड्रोजन से कैसे बनेगी। अभी तक तो कोयला से बिजली, पानी से, तो कोयला और पानी के अलावा बिजली कैसे बनेगी, हाइड्रोजन से कैसे बनेगी। तो बिजली बनाने का जो क्रम है वो बड़ा सिंपल रहता है। ये जनरेटर होता है जो बिजली जनरेट करेगा। इसके पहिए को चलाने के लिए आप हाथ से चला दीजिए, हाथ से तो चला नहीं सकते इतना भारी, तो पानी का फोर्स से चला दीजिए या हीट जो जनरेट होता है उससे चला दीजिए। तो इसको चलाने के लिए एक होता है टरबाइन, इसका दूसरा नाम जो है रोटर भी कहते हैं, लेकिन सही नाम टरबाइन है। अब ये टरबाइन इसके व्हील को चलाता है जिससे बिजली पैदा होती है। तब आप हाथ से चलाइए या टरबाइन से चलाइए, चलना चाहिए पहिया इसका। अब टरबाइन में गैस यूज होती है, ये कैसे चलेगा। तो इसको चलाने के लिए आप कोई गैस, चाहे वो न्यूक्लियर से पैदा करके स्टीम तैयार किया हो, चाहे कोयला से किया हो, या हाइड्रोजन गैस की को यूज करके उससे टरबाइन चलाया गया हो। क्लियर हो गया बिजली कैसे बनती है। ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हाइड्रोजन से कैसे बिजली बन गई। यार, बिजली बनाने का काम जनरेटर को है, घुमाने का काम टरबाइन का, और आप जो भी सोर्स देंगे वो प्राइम मूवर यानी टरबाइन को घुमाएगा। तो चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कुछ भी हो, हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में है। तो ये क्वेश्चन बन गया इस पर बहुत अच्छा, लेटेस्ट, और ये जीके का भी हो गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी चला गया, एनवायरनमेंट में भी चला गया। टू मेक इंडिया इज ए ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इतना बजट दिया है सरकार को, सरकार ने। टोटल आउटले जो 19,744 है, और नेशनल हाइड्रोजन मिशन वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2021। ये लेटेस्ट है ये, क्योंकि ये पैदा ही हुआ है अभी, नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो एक सवाल ये बन गया। दूसरा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष, इसको नोट करना ढंग से। इसमें कह रहा है कि ये न्यूज से उठाया गया है कल परसों के, विंडफॉल प्रॉफिट। विंडफॉल प्रॉफिट ये क्या होता है। ये अभी सरकार ने ओएनजीसी पे 17 रुपया टन विंडफॉल लगाती थी, अब उसको बढ़ा के 24 रुपया टन कर दिया है। तो विंडफॉल प्रोजेक्ट जो होता है प्रॉफिट, वो एक ऐसी आमदनी जो अचानक किसी को हो जाए, जैसे आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, रोड चलते लॉटरी लग जाए, या ओएनजीसी के केस में कई जगह ड्रिल करती है, कई जगह नहीं मिलता है, अचानक कहीं भंडार मिल जाता है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। उस टैक्स का नाम है विंडफॉल टैक्स, और उस प्रॉफिट का नाम है विंडफॉल प्रॉफिट। ये वही कह रहा है कि एन अनएक्सपेक्टेड गेन इन इनकम
which could be due to winning lottery, unforeseen inheritance, shortage of supply is known as windfall project profit. और जो टैक्स हो गया वो हो गया विंडफॉल टैक्स। अगला सवाल देखिए, ये भी वहीं से उठाया है। इन डिफेंस न्यू कंसेप्ट ऑफ एमडीओ, ये हमने बता दिया, आप समझ गए। उसके बाद आ गया ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। ये अभी हुआ है और ये इतना चुपचाप हुआ है कि किसी को खबर ही नहीं लगी। तो ये क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट में क्वेश्चन जो है जाके हिट बैठेगा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में। और ये चूंकि लेटेस्ट हुआ है, बिना हल्ला गुल्ला के हो गया, नवंबर दिसंबर में था शायद ये। उसमें देखिए क्या हुआ ये जान लीजिए, चूंकि ये पक्का आएगा मेंस में, क्योंकि ये 1992 का जो रियो जेनेरियो वाला जो वो हुआ था समझौता, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था क्लाइमेट को लेके, उसी का अगला फेज है ये लेटेस्ट। तो ये क्या है क्वेश्चन? हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP27 हेल्ड इन इजिप्ट along with convention on biological diversity held in Montreal, दो हुआ अलग अलग, कनाडा, without any media coverage and presence of a strong country। अमेरिका गए ही नहीं थे। अब बताइए, दुनिया में हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन जिम्मेदार है और विकसित देशों की क्या भूमिका है, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा उसमें। कि जब ये कन्वेंशन हुआ इजिप्ट में, तो वो इसलिए लोग गए तक नहीं थे। सोचिए क्लाइमेट चेंज के बारे में कितना केयरलेसनेस है कि कैसे होगा ये। दूसरा, इवन रिकॉन्स एंड एस्टिमेट 34,000 प्लांट एंड 5200 एनिमल स्पेसीज आर करेंटली ऑन हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, विलुप्त हो रही हैं। और हम पढ़ाई करते हैं इकोलॉजी की और एनवायरनमेंट की, और हमें ये पता ही नहीं रहता। यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि भैया ये डाटा याद रखना कि 5200 एनिमल स्पेसीज और 34,000 प्लांट स्पेसीज ये दुनिया में विलुप्त होने के कगार पे है। और ये बात यूनाइटेड नेशन कह रहा है उसमें कन्वेंशन में। मेंबर्स हैव एग्रीड टू प्रिपेयर रोड मैप बाई 2024 एंड the richer ones committing $30 billion by 2030 to protect the environment। अब आप सोचिए, गया कोई नहीं था बड़े देश, और प्लान रोड मैप घर पे बैठ के अपने देश में बैठ के बना लिए। तो ये सब चीज़ें आप जब एनवायरनमेंट का क्वेश्चन होगा किसी भी मुद्दे पे, ये सबसे बड़ी ब्यूटी जो मैं बताता हूँ यूजेबिलिटी का, ये है कि इसको आप कई जगह यूज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी की जब भी बात हो तो ये सेंटेंस याद रखिए कि इतनी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे प्लांट में और इतने उसमें हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड विंटर स्टॉर्म्स हैव नो लिंकेज इन बिटवीन देम एट ऑल। ये स्टेटमेंट गलत है। ग्लोबल वार्मिंग और विंटर स्टॉर्म्स में कनेक्शन है, उसी की वजह से एक दूसरे की वजह से जो है समस्या आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सिंपली कि आधे घंटे में हमने पूरा हिंदू को कैसे एनालाइज किया और उसको कहाँ यूज करेंगे ये मैंने बताया। अब ये लेटेस्ट जो चीज़ें हैं डाटा या करंट न्यूज में जो आ रही है स्टेटमेंट से या कोई आर्टिकल, ये हिंदू से ही मिलेगा, ये बात सत्य है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस एनालिसिस को यहीं रोकते हैं और 2 मिनट के बाद आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लास लेके आते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।